दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज के मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास विषय के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि अशोक द्वारा अपनाई गई अहिंसा की नीति साम्राज्य को सुदृढ़ करने की एक सोची समझी पहल थी। हमें इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। प्रश्न को समझिए, बड़ा आसान सा प्रश्न है। वो कह रहा है कि अशोक द्वारा जो अपनाई गई अहिंसा की नीति है वह साम्राज्य के सुदृढ़ करने की एक सोची समझी पहल है, ना कि भावनाओं में बहकर उठाया गया कोई कदम है। हमें इसे अपने तर्क के माध्यम से सिद्ध करना है, बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो जैसा हम लोग जानते हैं, भारत में प्रथम जो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई थी वह चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में हुआ था, जिसे हम मौर्य साम्राज्य कहते हैं। अब मौर्य साम्राज्य में जो शुरुआती शासक थे वे बड़े ही प्रतापी थे, बड़े ही नेतृत्व कुशल थे, बड़े योग्य थे। उन्होंने लगभग पूरे भारत का एकीकरण किया, लगभग पूरे भारत का। मैं पूरा भारत नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ हिस्सों पे नहीं भी किया था। अब बात आती है अशोक की। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो राज्य स्थापित किया वो राज्य उसके पुत्र को मिला, फिर उसके बाद उसके पुत्र को मिला, अशोक तक राज्य आया। अब अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया और कलिंग के आक्रमण में ऐसी कथा है, ऐसी कहानी है कि कलिंग के आक्रमण में इतना भारी नरसंहार हुआ, वहाँ की महिलाओं ने शस्त्र उठा लिया। हम नाटक वगैरह में पढ़ते हैं कि एक वहाँ की राजकुमारी थी पद्मा, उसने खुद नेतृत्व संभाला। तो उससे इतना द्रवित हुए अशोक कि उन्होंने भेरी घोष की नीति का त्याग करके धम्म घोष की नीति का अनुसरण किया। कहने का तात्पर्य कि हिंसा को त्याग करके अहिंसा का अनुसरण किया। ये ऐसी बात कही जाती है, हम देखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर वास्तव में अशोक हिंसा का त्याग कर दिया है, हिंसा का त्याग उसने कर दिया था, तो उसके कमोबेश आगे वैसे लक्षण दिखाई भी देते। लेकिन हम देखते हैं कि मौर्य सेना बहुत बड़ी, बहुत विशाल सेना थी। इतनी विशाल सेना थी कि उसने लगभग संपूर्ण भारत का एकीकरण किया, राजाओं को पराजित किया, उनको अपने वश में किया। और भारत के जो पश्चिमोत्तर प्रांत थे वहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया, उस पर अपने अधिकार को जमाया, राज्य का विस्तार किया। सेना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं है कि अशोक ने उस उतनी बड़ी सेना का विघटन कर दिया हो। तो सेना का विघटन उसने किया नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, अगर सेना का विघटन नहीं किया तो हमें इस बात पे शंका तो व्यक्त करनी ही चाहिए कि इतनी बड़ी सेना को उसने संभाल कर रखा क्यों है। एक ऐसा शासक जो अहिंसा का प्रबल समर्थक है, उसके पास इतनी बड़ी विशाल सेना क्यों बची हुई है। ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आप समझें तो उसने जो धम्म की नीति चलाई, जनजाति समुदाय जो थे उस पर उन्होंने धम्म की नीति का अनुसरण करने के लिए दबाव डाला, बलपूर्वक दबाव डाला कि धम्म की नीति का पालन करो। जो ऐसा नहीं करते थे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान था। अब बात ये है कि बिल्कुल उस तरीके से आप समझिए कि भाई तुम सीधे हो जाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नियम लेके आए हैं, तुम जो है सीधे साधे रहो, तुम अहिंसा के पुजारी रहो। लेकिन हम अपनी अहिंसा
का त्याग नहीं करने, हम अपनी अहिंसा की नीति का पालन नहीं करने वाले हैं, हम अपनी हिंसा का त्याग नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेना है। और आज के समय भी आप देख लीजिए, अगर किसी के पास बहुत बड़ी सेना हो तो अनावश्यक है उसके पड़ोसी को उसे भय लग सकता है, लगना भी चाहिए। एक अच्छे राष्ट्र का यह दायित्व भी है कि वह अपनी शक्ति, अपनी कमजोरी के साथ साथ अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, अपने जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, उसकी ताकत और उसकी कमजोरी का भी आकलन करते रहें। ये तो होना भी चाहिए, हमें किसी को कमतर तो नहीं आंकना चाहिए। और अगर कलिंग युद्ध के पश्चात वह बहुत द्रवित हुआ, बहुत दुखी हुआ, तो हमें इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि उसने कलिंग राज्य को जीत कर कलिंग का मौर्य में पूर्णतः विलय कर लिया। मतलब अगर उसे ये पछतावा था कि नहीं हमने कलिंग को जीत के हमने गलती कर दी है, तो कलिंग को वह स्वतंत्र राज्य बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कलिंग का पूर्णतः विलय किया मौर्य साम्राज्य में। और लास्ट पॉइंट, हम यह भी नहीं कह सकते कि वह कट्टर बौद्ध था, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म प्रचलन में था, तो उसने बौद्ध धर्म का अनुकरण किया। मतलब हमारी जो प्रजा है वो मेजॉरिटी में बौद्ध धर्म को मानने वाली है, तो हमने जो है बौद्ध धर्म को राजा ने संरक्षण दे दिया, तो प्रजा कमोबेश उसकी तरफ थोड़ी सी अटैच हो जाएगी। कट्टर बौद्ध इसलिए नहीं हम कह सकते क्योंकि उसने बाकी धर्मों का, बाकी धर्म के मतावलंबियों का कोई कठोर दमनात्मक कार्रवाई नहीं की। इवन हम देखेंगे कि उसने आजीवक संप्रदाय के लिए भी बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनाई। उसके राज्य में हम जैनियों के या ब्राह्मण धर्म मानने वालों को हम कोई बहुत बड़ी जो प्रताड़ना के प्रमाण हमको नहीं मिलता है। तो सिर्फ ये कह देना कि नहीं उसने बौद्ध स्तूप या बौद्धों का संरक्षण या बौद्ध मठ वगैरह बनवाए, हम उनको कट्टर बौद्ध नहीं मान सकते कि नहीं वो बिल्कुल बौद्ध के लिए बिल्कुल वो उसके अंदर अंध श्रद्धा थी, ऐसा नहीं था। यद्यपि हम उसकी इस नीति को उसकी उदार नीति कह सकते हैं और कहना भी चाहिए। ओवरऑल ये जितने भी पॉइंट हैं उसको अगर एक लाइन में अगर उसको समराइज किया जाए तो हम ये पाते हैं अशोक के विषय में कि उसने अहिंसा की नीति का पालन करवाया। किया नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा। किया इसलिए नहीं क्योंकि उसकी विशाल सेना जो अन्य राज्यों को जीत लेती थी, वह उसकी विशाल सेना बची हुई थी, उसने उसका विघटन नहीं किया। तो उसने अहिंसा की नीति का पालन करवाया ताकि हमारा राज्य सुरक्षित रह सके। पड़ोसी हथियार रख देगा और हमारे पास हथियार रहेगा तो स्वाभाविक रूप से पड़ोसी कमज़ोर होगा, हम मजबूत होंगे। उसकी ये नीति है। अगली बात, उसने जनजातियों पर अहिंसा की नीति का पालन करने के लिए, धर्म की नीति का पालन करने के लिए दबाव बनाया। ऐसे प्रमाण हैं कि जो पालन नहीं करता था उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होती थी। उसने बौद्धों के साथ साथ अन्य धर्मों को भी जो है संरक्षण दिया, गुफाएं बनवाई, मठ बनवाए। तो इस तरह हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि उसकी जो अहिंसा की नीति थी वो भावनाओं में बह कर लिया गया कोई कदम नहीं था, भावनाओं में बह कर कोई लिया गया कदम नहीं था, बल्कि अपने साम्राज्य के विस्तार की एक सोची समझी साजिश थी। बिल्कुल वैसा समझ लीजिए
वर्तमान के परिदृश्य में कि बहुत सारी देशों के पास परमाणु शक्तियां हैं। सब चाहते हैं कि विश्व से परमाणु समाप्त हो जाए, लेकिन पहले पड़ोसी अपना परमाणु बम समाप्त करें। मैं सबसे लास्ट में करूँगा। बिल्कुल वैसे ही नीति है। आज ये लोग सोच रहे हैं, अशोक ये बहुत पहले सोच चुका था। उसने अपने जीवन काल में इसका अनुसरण भी किया, करवाया भी। ओवरऑल हम इस प्रश्न को इन बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इतिहास के किसी अन्य मुद्दे के साथ, किसी अन्य प्रश्न के साथ आपके सम्मुख फिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।